गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रिवीजन थ्योरम से क्वेश्चन जो डिस्कस करते हैं हम उससे सीरीज को यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। द फर्स्ट वेरी क्वेश्चन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 नवंबर 2022 का पहला क्वेश्चन है आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सी, जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल 14 जो है फंडामेंटल राइट का पार्ट है। लेकिन फंडामेंटल राइट कहाँ पे है? पहली बात तो याद रखना, पार्ट 3 में जो है फंडामेंटल राइट रखे गए हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो है फंडामेंटल राइट जो है दिए गए हैं। और याद रखिएगा, जो नॉर्मल सिटीज़न है वहाँ पे आर्टिकल 12 से लेके 32 आर्टिकल तक जो है फंडामेंटल राइट नॉर्मल पर्सन के दिए गए। आर्टिकल 33 में, आर्टिकल 34 में और आर्टिकल 35 में जो फंडामेंटल राइट है या रेस्ट्रिक्शन जो लगाई जा सकती है पैरामिलिट्री फोर्सेस पे या फिर आर्म्ड फोर्सेस या कोर्ट मार्शल से रिलेटेड जो भी लॉज है ना फंडामेंटल राइट से रिलेटेड 33, 34, 35 में मेंशन किए गए हैं। 35 में तो यही मेंशन किया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट और कर्टेल द फंडामेंटल राइट ऑफ एनी सिटीजन। ओके, ये कुछ आर्टिकल है जहाँ पे फंडामेंट मतलब कुछ पावर दे रखी है स्टेट गवर्नमेंट को भी। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 22 जहाँ पे प्रिवेंशन डिटेंशन का केस आ जाता है तो वहाँ पे लॉ बना सकती है स्टेट गवर्नमेंट। इट इज़ द डिफरेंट स्टोरी, बट आप मेन इतना याद रखना, ठीक है। तो ये था आपका फंडामेंटल राइट। ओके, लेकिन फंडामेंटल राइट रखे क्यों गए? ताकि हमारी जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब ये है, ये तभी हो सकती है जब हम फ्री होंगे। फ्री मतलब हमारा जो माइंड है फ्री होगा, हम जो भी चाहे उसको एक्सप्रेस कर सके। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 19 जहाँ हम चाहे वहाँ पे जा सके, जो हम करना चाहे वो हम कर सके। फॉर एग्जांपल हम रह सकते हैं, रिनोवेशन कर सकते हैं, कलेक्टिव तरीके से कोऑपरेटिव बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे हमारे फंडामेंटल राइट है। कंप्लीट हमारी होलिस्टिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए जो है फंडामेंटल राइट रखे गए। एक लाइन में अगर आपसे पूछे व्हाट द फंक्शन ऑफ द फंडामेंटल राइट, तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है और हमें हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट, हमारा फिजिकल, स्पिरिचुअल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का जो राइट है फंडामेंटल राइट है। और ये डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से इस वजह से अलग है क्योंकि इन्फोर्स किया जा सकता है, हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करते हैं। तो ये नेगेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट के ऊपर डालते हैं। ओके, मतलब ये कि स्टेट जो है हमारे इन फंडामेंटल राइट का हनन नहीं कर सकती। तो थोड़ा सा फंडामेंटल राइट के बारे में जान। ओके, लेट्स सी अबाउट द फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट देखो, पहली बात तो याद रखना कि जो फंडामेंटल राइट हमारे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। पार्ट 3 की बात करें तो फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 की बात करोगे तो डीपीएसपी है, पार्ट 4A की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी है। और ये कहीं ना कहीं ये तीनों जो है कंसाइन बनाता है। याद रखिए, फंडामेंटल ड्यूटी सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर लागू होती है। पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट जो है इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। पार्ट 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आता है। ये जो पूरे प्रोविज़न है वो यूएसए एंड फ्रांस से बोरो किए गए। कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी एक्सेप्ट, मतलब ये 20 और 21 कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 20 एंड 21 जो है इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। और ये ऐड किया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ। फंडामेंटल अवेलेबल जो राइट है सिटीज़न को, जैसे आपका आर्टिकल 14, 15, 16, 19, 20, 30, ये कुछ आर्टिकल है जो सिर्फ सिटीजन को दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट कौन कौन से भी देखते हैं तो पहली बात याद रखना 6 फंडामेंटल राइट है। तो उनके अदर प्रोविजन देख सकते हैं। राइट टू इक्वलिटी जो 14 से लेकर 18 तक है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 to 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन 23 to 24, राइट टू फ्रीडम एंड रिलीजन आर्टिकल 25 to 28, आर्टिकल 29 से लेकर 30 तक कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। आर्टिकल 14 जो है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं। आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन की बात करते हैं। आर्टिकल 23, 24 जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग और जो फोर्स लेबर है, चाइल्ड लेबर है, उसको हटाने की बात करते हैं। और आर्टिकल 25, 28 ये है कि हम प्रैक्टिस प्रोफेस कर सकते हैं अपने जो भी हमारा रिलीजियस राइट है फ्रीली इन आर कंट्री। एंड आर्टिकल 29 जो है माइनॉरिटी से रिलेटेड। एंड आर्टिकल 32 जो है हैबिस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सरसोरी, क्यू वारंट, ये सारी रिट है जो इशू की जाती है। और आर्टिकल 2 to 6 के तहत जो है हाई कोर्ट के पास ये पावर है। वैसे किसी और ट्रिब्यूनल को भी जो है पार्लियामेंट ये पावर दे सकता है। ये आर्टिकल 32 क्लोज 3 में मेंशन की गई है। ओके, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। आर्टिकल 14 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड करता है क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन। मतलब ये है कि हम क्लास से रिलेटेड लेजिस्लेशन नहीं लेकर आ सकते। आर्टिकल 14 मतलब डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लास से रिलेटेड जो लेजिस्लेचर है, स्टैट्यूट है, वो नहीं लेकर आ सकते, लेकिन क्लासिफिकेशन जरूर कर सकते हैं। क्या स्टेटमेंट सी? तो यस, दैट इज करेक्ट। द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज नथिंग बट अ शेड्यूल कास्ट ऑर्डर ऑफ द 1950 अलाउ ओनली मेंबर ऑफ द हिंदू एंड बुद्धिस्ट रिलीजन टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एससी। मतलब ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा ऑर्डर था 1950 का, जो कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदू या बुद्धिस्ट
उनको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं SC मतलब शेड्यूल कास्ट। तो आपको पता ना कौन सा यहाँ पे सही है, तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सही है। ये आर्टिकल 14 जो है फॉरबिड करते हैं क्लास लेजिस्लेशन, लेकिन ये जो है क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो उसको लिए फॉरबिड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी का कंसेप्ट आता है। इक्वलिटी प्रोवाइड करने के लिए इक्वल होने चाहिए सब, लेकिन अगर इक्वल नहीं है तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा सहारा जो भी बैकवर्ड है उनको प्रोवाइड किया जाता है ताकि सब इक्वल बन सके। मतलब यहाँ पे इक्विटी का कंसेप्ट आ जाता है। ओके, तो यहाँ पे आर्टिकल सिर्फ यहाँ पे ए सही है, फर्स्ट ओनली। आर्टिकल 14 फॉरबिड क्लास लेजिस्लेशन बट डज नॉट फॉरबिड क्लासिफिकेशन। व्हेन इनेक्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट आउट ऑफ 1950 इनिशियली प्रोवाइड बाय द रिकॉग्नाइजिंग ओनली हिंदू एज SC, मतलब जो कन्वर्ट हो चुके हैं किसी और धर्म में तो उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा SC टू एड्रेस द सोशल डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ द अनटचेबिलिटी। लेकिन बाद में इसमें बुद्धिस्ट और सिखिज्म को भी ऐड कर लिया गया। ठीक है, देखो हिंदुइज़्म में क्या है, हिंदुइज़्म ही जो है पहले क्या था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन कुछ ऐसी कम्युनिटी अगर ब्राह्मण में फीमेल क्षत्रिय से शादी कर लेती है तो जो उनका बच्चा होता है ना उसको हम पहले चंडाल कहते थे, और जो चंडाल कम्युनिटी है ना वही शेड्यूल कास्ट बनाती है आज का। ठीक है, लेकिन ये ओरिजिनल थे क्या, हिंदुइज है ना, इसे किसी और रिलीजन में तो नहीं रख सकते ना। तो इनको जो है इन चंडाल को SC मतलब शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि सिखिज्म और बुद्धिज़्म के अंदर भी कुछ ऐसी अनटचेबिलिटी पाई गई तो उनको भी जो है शेड्यूल कास्ट के ऑर्डर में ऐड किया गया। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट सही है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आर्टिकल 11 डिक्लेयर दैट ऑल लॉ दैट आर इनकंसिस्टेंट विद और इन डेलीगेशन एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी अवॉइडेड। तो आपको पता होना चाहिए आर्टिकल 11 जो है पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द citizenry provision, and article 11 said that is parliament has authorized to रिकोगनाइज हु इज़ आवर सिटीजन और नॉट। तो आर्टिकल 11 में ये बात नया हो गया, आर्टिकल 13 में ये बात लिखी गई। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। सेकंड देखते हैं, द टर्म अनटचेबिलिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन अनटचेबिलिटी एक्ट 1955। तो ये भी गलत है क्योंकि जो है केस टू केस बेसिस पे जो है डिफाइन करता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, लेकिन एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया अनटचेबिलिटी। यस, लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल है जैसे प्योरिटी एंड पोल्यूशन के बेसिस पे अगर आप किसी को डिस्टिंग्विश करते हैं या फिर भेदभाव करते हैं तो उसमें अनटचेबिलिटी लग सकती है। फॉर एग्जांपल सबरीमाला केस जजमेंट में जब दिया गया था तो ब्रोडन किया गया था ये प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कंसेप्ट बाय द सुप्रीम कोर्ट, वेयर ही said that it is the untouchability, it is a type of untouchability किसके रिगार्डिंग, फीमेल सिटीजन ऑफ कंट्री, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि द टर्म अनटचेबिलिटी इट इज़ नॉट डिफाइंड बट डिफाइंड एज पर द केस टू केस। कह सकते हैं कि ये जिस तरीके बेसिक स्ट्रक्चर उसी तरीके से कंसेप्ट है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है। आर्टिकल 13D डिक्लेयर करता है दैट ऑल दैट आर कंसिस्टेंट विद इन डेरोगेशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट शैल बी वर्ड। इन अदर वर्ड इट एक्सप्रेस प्रोवाइड फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट आ जाता है। दिस पावर हैज़ बीन कन्फर्ड ऑन द सुप्रीम कोर्ट एज पर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट की बात कर 226 दैट कैन बी डिक्लेयर लॉ ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ द कंट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब ये है अगर कोई लॉ अगर गवर्नमेंट लेकर आती है या फिर पहले प्री इंडिपेंडेंट टाइम पे कोई लॉ अगर एग्जिस्ट कर रहा था जो हमारे फंडामेंटल राइट को हनन करते हैं तो वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी डॉक्ट्रिन दी है जहाँ पे उनको जो है रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? ताकि जो आर्टिकल हमारे इंडियन सिटीजन पे नहीं लागू होते, जो फॉरेनर पे लागू होते बेसिकली, तो उनके लिए वो काम कर सके, वो एक्ट जो है उनके लिए कम से कम लागू हो सके, नॉट ओनली सिटीजन बट येस ऑल फॉरेनर के ऊपर। सेकंड देखते हैं द अनटचेबिलिटी यस दैट इज़ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक नेगेटिव प्रोविजन भी माना जाता है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें डिफाइन नहीं की गई। फॉर एग्जांपल माइनॉरिटी शब्द नहीं डिफाइन किया गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं डिफाइन किया गया है, उसी तरीके से क्या अनटचेबिलिटी होगी उसको डिफाइन नहीं किया गया। ये जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो छोड़ दिया गया। एनीवे लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। G20 की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात तो G20 में कौन कौन सी कंट्री है पता होना चाहिए। अगर हम देखें तो 19 कंट्री है और एक जो है एक जो है ऑर्गेनाइजेशन है। क्या है वो? यूरोपियन यूनियन, जिसमें कितनी कंट्री है तो 27 कंट्रीज में आ जाती है। और 19 की बात करोगे तो 3 जो है आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ। देखो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से 3 कंट्री हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको। अगर हम बात करें साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट से, वहाँ से 2 कंट्री आएगी, ब्राज़ील और अर्जेंटीना। ठीक है। जब हम यूरोप से बात करोगे तो 4 कंट्री आएगी। यूरोप से बात करोगे तो 4 कंट्री हैं। फॉर एग्जांपल इटली है, स्पेन नहीं है, फ्रांस है, जर्मनी है और यूके है। तो 4 कंट्री यहाँ से आ गई। उसी के बाद जो है आपका
एशिया से बात करोगे तो यहाँ पे कई सारी कंट्री है, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, टर्की, रशिया, चाइना। देखो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी 19 कंट्री हो जाती है। 3 4 5 4 5 और 4 9, 9 का तो मैंने बता दिया ना, और 10 कंट्री और रहती है। चलो हम यहाँ पे बता दें। एशिया की जब बात करोगे तो कौन कौन सी कंट्री, फॉर एग्जांपल टर्की आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, इंडिया आ जाएगा, चाइना आ जाएगा, रशिया आ जाएगा, सऊदी अरेबिया आएगा और टर्की आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 7 हो गई। 1 मोर कंट्री इज देयर, जापान आ जाएगा और साउथ कोरिया आ जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंट्री हो गई, यस। और 9 यहाँ पे हो गई थी 18। और एक जो है याद रखना, साउथ अफ्रीका कंट्री है, साउथ अफ्रीका। तो उनके पास जो है अगली बार की मेंबरशिप, मतलब अगली बार वो होस्ट करेंगे G20 की मीटिंग, और अब की बार कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। तो इस तरीके से आपके पूरे 20 मेंबर हो चुके हैं। एनीवे ठीक है। 9th एक मिनट यस, G20 ना। द ग्रुप ऑफ G20 वाज फॉर्म्ड इन 1990। यस, ये क्यों बनाया गया था, तो 1999 में बनाया गया था। क्यों, ताकि फाइनेंशियल क्राइसिस जो उस वक्त आया था, कब आया था, 1990s में आया था, और 1997 से लेकर 1990s में आया था। उन कंट्रीज़ में आया था जिसमें डायरेक्ट फ्लो होता है, मतलब कैपिटल का। फॉर एग्जांपल 2 कंसेप्ट होते हैं ना, एक तो करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। तो वहाँ पे दोनों कन्वर्टेबिलिटी थी, लेकिन हमारे यहाँ पे पार्शियल तरीके से सिर्फ करंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी पॉसिबल है, कैपिटल पे हमने छूट नहीं की गई है। तो और इससे रिलेटेड एक तारापुर कमेटी भी थी, आप पढ़िएगा कभी उसमें इकोनॉमिक्स में तो समझ में आएगा। एनीवे 1990s में इसको बनाया गया था, दैट इज़ राइट। और ये जो क्राइसिस आया था कहाँ पे आया था, ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो मैं दिखाना चाहूँगी कि कहाँ सी, जब हम बात करते हैं इंडिया के ईस्ट में, तो ये वाली जो कंट्री है इनमें ये क्राइसिस देखने को मिला था। ये वाली जो कंट्री है ये आपकी ईस्ट एशिया में आ जाएगी, और ये साउथ ईस्ट एशिया में है, जिसको हम आसियान भी बोलते हैं ना। तो ये जो क्राइसिस है वहाँ पे देखने को मिला था। ओके, आसपास की कंट्री देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये म्यांमार हो गया, ये थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, और ये आपका है इंडोनेशिया, और डेट इज़ मलेशिया, फिलीपाइन, ताइवान, और ये आपके जापान वगैरह, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके सेकंड देखते हैं। इट एम्स टू सिक्योर द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो मेन इसका काम क्या है, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन मिडिल इनकम कंट्री में मेंटेन करना। ठीक है, तो सेकंड इज डेट। एंड नंबर 3, G20 प्रेसिडेंसी हेल्ड बाय डिफरेंट मेंबर कंट्री ईच ईयर, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। G20 का मेन काम क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। एक वर्ड में पूछा जाए तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन द मिडिल इनकम कंट्री। ओके, और जो G20 की मीटिंग होती है उसको हम G20 की जो मीटिंग होती है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल हेड मिलते हैं, चाहे वो आपके मिनिस्टर लेवल पे हो सकते हैं और बैंक लेवल पे हो सकते हैं। एक होते हैं शेरपा की मीटिंग, जिसमें आपकी बहुत सारी मीटिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल कोई हेल्थ से रिलेटेड हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड अब की बार G20 की मीटिंग हमारी कंट्री में तो त्रिवेंद्रपुरम में हुई है। सेकेंड है थिंक 20, तो डेट इज़ नथिंग बट रिलेटेड टू द ये भोपाल के अंदर हुई है। और ये जो है, जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, आयुर्वेदा, आयुष वगैरह वगैरह, तो उससे रिलेटेड ये मीटिंग हुई है। बेसिकली हमें अपने हेल्थ में इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, जो भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिसेस है। नंबर 3 है रिसर्च से रिलेटेड या फिर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड जो मीटिंग हुई है वो आपकी बेंगलोर के अंदर हुई है। बिजनेस से रिलेटेड जो मीटिंग हुई है आपकी गांधीनगर के अंदर हुई है। तो इस तरीके से G20 की अलग अलग मीटिंग हुई। और पहली मीटिंग की बात करोगे तो पुडुचेरी के अंदर हुई, कब हुई है, 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023 की फर्स्ट मीटिंग G20 की हमारी कंट्री में हेल्ड की गई है। ओके, तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही है, सेम ही चीज़ों को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। और अब की बार की थीम क्या है, वासुदेव कुटुंबकम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में है। तो इट इज़ द स्टैट्यूटरी बॉडी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, डेट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि इसको जो है एक्ट के थ्रू बनाया गया, डेट इज करेक्ट। इट इज अंडर द ओनरशिप द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। ये स्टेटमेंट सही नहीं, बिकॉज इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी एंड फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये नहीं आएगा। इट इज़ इम्प्लीमेंट द नेशनल डेयरी प्लान हैज़ अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो डेट इज़ करेक्ट कि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम की तरीके से काम करता है। एंड भी एक स्टेटरी बॉडी है जो वर्गीस कुरियन के द्वारा बनाई गई थी। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि फाइनेंशियल एंड सपोर्ट प्रोवाइड करना डेयरी इंडस्ट्री को,
and that is implement the national dairy plan has a central sector scheme और ये मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर में आती है. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. ज्योग्राफी क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार. तो याद रखिएगा ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं. सी, जब इंडिया का मैप हो गया तो यहाँ पे हमारे ग्रेट निकोबार आइलैंड है, दिस वन. अब याद रखिएगा कि 21 जो ग्रेट निकोबार के आइलैंड है जिसको परमवीर चक्र मिल चुका है उनके नाम पे 21 जो इनहैबिटेड अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड थे उनके नाम पे परमवीर चक्र जिनको दिए गए उनके नाम पे उन आइलैंड के नाम रख दिए गए. तो एक पॉइंट तो याद रखिएगा, जो अंडमान एंड निकोबार है ना ये हमारी कंट्री से ज़्यादा जो आपका सुमत्रा जो आइलैंड है कहाँ का, इंडोनेशिया का, उसके ज़्यादा पास है. तो ये वाला आपका सुमत्रा पड़ता है, ये आपका सुमत्रा है. यहाँ पे आपका जावा है और यहाँ पे बाली है, यहाँ पे स्टमोर है. इस तरीके से आप याद. तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है वो ज़्यादा पास है किसके, इंडोनेशिया के. इंडोनेशिया कौन सा पार्ट है, तो सुमात्रा के अंदर. ठीक है, यू कैन सी हियर द सुमात्रा के ज़्यादा पास है. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट द मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, एक इनिशिएटिव, किसका इनिशिएटिव आपको ये पूछा जा रहा है. तो IPCC का है, UNEP का है, UNFCCC का है या फिर नन ऑफ द अबव का है. देखो UNFCCC की बात करोगे तो जिसका है सेक्रेटरीट बोन जर्मनी के अंदर में. UNEP की बात करोगे तो नैरोबी के अंदर है, कीनिया के अंदर. और IPCC की बात करोगे तो जो UNEP का है वही IPCC का है. और D की बात करें तो इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके द्वारा ये जो मैंग्रोव इनिशिएटिव है उसको स्पीयर हेड किया गया. तो मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट याद रखिएगा, जो COP27 हुई थी, COP 27 कहाँ हुई थी, तो इजिप्ट के अंदर. इजिप्ट देखना चाहोगे तो जस्ट आप सेकेंड. और इजिप्ट से याद रखिएगा दैट इज़ सिनाई पेनिनसुला कहाँ पे, तो इजिप्ट के अंदर है. रिपब्लिक परेड पे जो चीफ गेस्ट थे वो भी हमारे इजिप्ट के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, उनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी. ओके, और इजिप्ट जो है अभी NDB का मेंबर भी बना है, तो ये भी याद रखिएगा. एनीवे, तो जो इजिप्ट के अंदर COP27 हो रही थी, इंडोनेशिया और UAE के द्वारा इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया, मैंग्रोव अलायंस. ओके, और मैंग्रोव इंडिया भी बाद में इंडिया ने भी साइन कर लिया, डेट इज डिफरेंट स्टोरी. और अभी जो बजट आया उसके अंदर एक मिस्ट्री स्कीम को लॉन्च किया गया, डेट इज रिलेटेड टू द मैंग्रोव अलायंस. ओके, तो मैंग्रोव अलायंस से नहीं मतलब मैंग्रोव की हम खेती को बढ़ावा दें तो उससे ये रिलेटेड है. तो यही है, यहाँ पे यही बताएगा. तो UAE और इंडोनेशिया के द्वारा जो है जो COP27 हुई थी वहाँ पे इस बॉडी मतलब मैंग्रोव अलायंस इनिशिएटिव को बनाया गया था. इसका काम ये है कि जो भी मैंग्रोव है उसको हम रिस्टोर कर पाए. क्यों करना ज़रूरी है मैंग्रोव को रिस्टोर, क्योंकि जब भी टाइडल सुनामी आती है या साइक्लोन आता है तो ये कहीं ना कहीं एक बैरियर का काम करते हैं, तो उसको मतलब नेचुरल डिज़ास्टर से हमें प्रोटेक्ट करते हैं. तो इसका फ़ायदा है. सेकंड फ़ायदा ये कि नेचुरल डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हुए चलते हैं. ठीक है, इंडिया जो है बाद में ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन एंड श्रीलंका के साथ बाद में इन्होंने, फॉर एग्जांपल अगर आप इजिप्ट देखना चाहते हैं तो ये इंडिया का मैप हो गया और ये आपका इजिप्ट हो गया. यू कैन सी हियर द इजिप्ट, दैट इज़ नथिंग बट अ सिनाई पेनिनसुला. और ये आपका है रेड सी, है ना. तो एक बात याद रखिए, इसको जो है नील की देन भी कहा जाता है. नील नदी की देन किसको कहा जाता है, तो इजिप्ट. एक क्वेश्चन स्टैटिक में पूछा जाता है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सी, जो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कहाँ पे पाई जाती है, पहले तो क्वेश्चन तो ये पता होना चाहिए. जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डेट इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश. ये न्यूज़ में क्यों थी, क्योंकि यहाँ पे अभी फिशिंग जो कैट है ना उसकी गिनती यहाँ पे की गई. डेट वाइट इज़ इन न्यूज़ एंड उड़ीसा के पास है तो आंध्र प्रदेश, तो इस वजह से फिशिंग कैट दोनों जगह पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में. तो उस टाइप की इकोसिस्टम में पाई जाती है. नंबर 3 जो है ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है जहाँ पे मैंग्रोव का कल्टिवेशन पाया जाता है, मतलब मैंग्रोव पाए जाते हैं. ठीक है, तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट. कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन तमिलनाडु, डेट इज इनकरेक्ट बिकॉज इट इज लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा. इट इज द सेकंड लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया, डेट इज करेक्ट. पहला कहाँ पे, सुंदरबन के अंदर है. तो द सेंचुरी हैज़ अ फेयर पॉपुलेशन फिशिंग कैट, डेट इज करेक्ट बिकॉज ये न्यूज़ में ही इसी था, क्योंकि हमने फिशिंग कैट की अब की बार काउंटिंग किया है. तो एक बार देखिए कहाँ पे है ये. ओके, यू कैन सी हियर द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ये आपको कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. और ये आपकी कौंडिन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. यहाँ पे सिर्फ एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर, ये भी आप ध्यान रखना चाहे तो रख सकते हैं. और यहाँ पे आपका पला रिवर है. तो ये कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, तो यू कैन सी हियर द कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हियर. ओके,
अगला क्वेश्चन है कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। जब हम इसकी बात करते हैं तो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इसका काम क्या है कि हम कंट्री को डिज़ास्टर मुक्त बनाना, मतलब डिज़ास्टर से प्रिवेंट करना, जितना हो सके जितना पॉसिबली हमने कहीं ना कहीं डिज़ास्टर से हमें प्रिवेंट होना होगा। तो उससे रिलेटेड ये पूरा का पूरा कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इससे रिलेटेड एक मतलब सेंडाई फ्रेमवर्क भी है, तो वो भी याद रखना, वो भी डिजास्टर से रिलेटेड ही है। ओके, तो लेट्स सी द फर्स्ट स्टेटमेंट। इट द इंटरनेशनल फोरम बैक्ड बाय द न्यू डेवलपमेंट बैंक। दैट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इट न्यू डेवलपमेंट बैंक इज द ब्रिक्स बैंक, है ना, ब्रिक्स बैंक भी इसको कहते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक नहीं बल्कि इंडिया के द्वारा इसको जो है प्रमोट किया जा रहा है। सेकंड देखते हैं, इट फैसिलिटी कैपेसिटी डेवलपमेंट एनेबल मैकेनिज्म फॉर द सपोर्टिंग डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो ये से डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है इंडिया के अंदर और ग्लोब के अंदर, तो ये इसका मेन एम है। डेट इज ऑल्सो करेक्ट। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिटी जो एक इंटरनेशनल फोरम है बैक्ड बाय द इंडिया एंड लॉन्च्ड बाय द पीएम नरेंद्र मोदी इन 2019 ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल क्लाइमेट एक्शन, जब हो रही थी न्यूयॉर्क 2019 के अंदर। सिटी जो है सेक्रेटेरिएट है न्यू दिल्ली के अंदर। एंडेवर टू ब्रिंग द कंट्री टुगेदर टू शेयर एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस इन प्रोटेक्टिंग एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम डिजास्टर। तो जो हमारे एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे डिजास्टर से मुक्त बनाना है, ये इसका मेन एम है। और डिजास्टर कहाँ से आ सकता है? एक नेचुरल भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। दोनों टाइप के डिजास्टर से बचाना हमारा मेन एम है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आपसे पूछा जा रहा है क्या इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्पेशलाइज एजेंसी यूनाइटेड नेशन की? तो याद रखिए येस, डेट इज करेक्ट। और 23 स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशन की, ठीक है। इट हेडक्वार्टर इन जेनेवा स्विट्जरलैंड, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। इट एम्स प्राइमरली प्रमोट डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, डेट इज नॉट करेक्ट बिकॉज इस एम सिटी का एम था डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना, नॉट द एम ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट हो रहा है पोल्यूशन का जब वो हमारे इन्वायरमेंट में जाता है, तो इसका वो बताने का काम करते हैं। कहाँ पे इसको साइक्लोन वगैरह का ये भी बताने का काम हमारा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। इट इज़ स्पेशलाइज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर में है। और एटमॉस्फेरिक साइंस के बारे में ये बताते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1947 में की गई थी। और पहले एक NGO भी हुआ करती थी और फिर बाद में जो है ये 1950 में यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी बन गई। लेट्स सी द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन। रणथंभौर नेशनल पार्क के बारे में बात की जा रही है कहाँ पे? तो राजस्थान के अंदर। किस चीज़ के? तो यही है, बस यही पूछा गया था। तो ये कहाँ पे? तो राजस्थान के। रणथंभौर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन राजस्थान इन इंडिया। और यू कैन सी हेयर द राजस्थान। जस्ट अ सेकेंड, इफ़ आई एम अगर मैं बता पाऊँ तो इसके बारे में। रणथंभौर फेस्टिवल अभी ऑर्गेनाइज किया गया। हैज़ ऑर्डर्ड, मतलब NGT के द्वारा ऑर्डर किया गया रणथंभौर फेस्टिवल, म्यूजिकल फेस्टिवल प्रपोज टू बी कंडक्टेड बाय द रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान कैन होल्ड ओनली इफ इट परमिटेड बाय द अथॉरिटीज अप्रूवल फ्रॉम द कंडक्टिंग विद द नेशनल। Okay, you can see here the location of the Ranthambore. Here it is the Ranthambore. Okay.